उसने एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। कुछ नहीं माँगता। वो एक बार फिर रक गई। इस बार उसकी आवाज़ में लर्ज़िश थी। उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया। कुछ नहीं माँगता हूँ शाहों से। ये शेदा तेरा। खिड़की से बाहर नज़रें मरकूज़ रखते हुए उसने लर्ज़ती भर आई। आवाज़ और काँपते होठों के साथ पहला मिसरा पढ़ा, फिर दूसरा मिसरा पढ़ना शुरू किया और रक गई। खिड़की से बाहर खला में घूरते हुए वो एक बार फिर जलाल उनसुर की आवाज़ अपने कानों में उतरती महसूस कर रही थी। बुलंद, साफ, वाज़ेह और अज़ान की तरह दिल में उतर जाने वाली मुक़द्दस आवाज़। उसे अपने गालों पर नमी महसूस हुई। यकदम वो अपने होश व हवास में आई और पता चला कि वो रो रही थी। कुछ देर जैसे बेयकीनी के आलम में वो अपने दोनों हाथों की अंगुलियां दोनों आंखों पर रखे दम बखुद खड़ी रही। उसने अपने हाथों को अपने हाथों में डाल दिया। आपको बेबसी की इंतहा पर पाया। आंखों पर हाथ रखे वो आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब उसका दिल किसी चीज की गवाही दे रहा हो मगर उसकी जबान खामोश हो। जब उसका दिमाग चला चला कर किसी चीज की सदाकत का इकरार हो जाए कर रहा हो मगर उसके होंठ साकत हों। इमामा बाशम की भी अपनी जिंदगी इसी मरहले पर आन पहुंची थी। जो फैसला वो पछले 3 सालों से नहीं कर यार ही थी, वो फैसला एक आवाज ने चंद दिनों में करवा दिया था। ये जाने, ये खोजे, ये परखे बगैर कि आखिर लोग क्यों हजरत मोहम्मद सली या हमसे इतनी अकीदत रखते हैं। आखिर क्यों इश्क रसूल तीमी कनीम की बात की जाती है। उसने इतने साल अपने नबी के कसीदे सुने थे। उस पर कभी रिकत तारी नहीं हुई थी। कभी उसका वजूद मोम बनकर नहीं हुआ था। पगला था। कभी उसे किसी पर रश्क नहीं आया था। मगर हर बार हजरत मोहम्मद अली की तालीम का नाम पढ़ते, देखते और सुनते हुए वो अजीब सी कैफियत का शिकार होती थी। हर बार, हर दफा उसका दिल इस नाम की तरफ खुंचता चला जाता था और सबीहा के पास न जाने के उसके सारे इरादे भाप बनकर उड़ गए थे। जलाल इंसुर की आवाज तारीकी में नजर आने वाले जुगनू की तरह थी जिसके ताकुब में वो बना सोचे समझे चल पड़ी थी। मैं तुझे आलम अशिया में भी पा लेता हूँ। लोग कहते हैं कि है आलम बाला। तेरा अमामा के लिए वो एक नए सफर का आगाज था। वो पहले की तरह बाकायदगी से सबीहा के पास जाने लगी। इन इज्तिमात में शरकत ने उसे अगर एक तरफ अपने हेड्स हो गए फैसले पर इस्तिकामत बख्शी तो दूसरी तरफ इस बाकी मानदा शबहात को भी दूर कर दिया। मजहब तब्दील करने का फैसला इमामा के लिए कोई छोटा या मामूली फैसला नहीं था। इस एक फैसले ने इसकी जिंदगी के हर मामले को मुतासिर किया था। वो अब इस जद से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। उसे जल्द या बदेर अपने घर वालों से अलीहदगी भी अख्तियार करनी थी क्योंकि वो अब ऐसे किसी माहौल में रहना नहीं चाहती थी जहां इस्लाम, शायर और अकायद में इतने धड़ल्ले से तहरीफात की जाती थीं। वो इस पैसे के बारे में भी शकूक का शिकार होने लगी थी जो उसे अपनी तालीम और दूसरे अखराजात के लिए हाशिम मुबीन की तरफ से मिलते थे। चंद साल पहले तक परियों की कहानी नजर आने वाली जिंदगी एकदम एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गई थी और जिंदगी के उस मुश्किल रास्ते का इंतखाब उसने खुद किया था। उसे बाज दफा हैरत होती कि उसने इतना बड़ा फैसला किस तरह कर लिया। उसने अल्लाह से इस्तिकामत ही मांगी थी और उसे इस्तिकामत से नवाजा गया था। मगर वो अभी इतनी कम उम्र थी कि खदशात हैं और अंदेशों से मुकम्मल पीछा छुड़ा लेना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उमामा, तुम फिलहाल अपने वालिदीन को मजहब की तब्दीली के बारे में न बताओ। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। इस वक्त न सिर्फ तुम आसानी से असजद से शादी से इनकार कर सकती हो बल्कि उन्हें अपने मजहब की तब्दीली के बारे में भी बता सकती हो। सबीहा ने एक बार उसके खदशात सुनने के बाद उसे मशूरा दिया। मैं उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं। अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मजहब की तबलीग कर रहे हैं। ये जायज़ तो नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने इखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हारे पास फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है, तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। इसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा।
सबीहा ने उसे समझाया। सबीहा अगर उसे ये राह न दिखाती, तब भी इमामा उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इसमें फ़ी-उल-हाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। उस वक़्त रात के 10 बजे थे, जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। उसके हाथ में अब भी पाक-कारण का पीकट था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाप-कारण खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधा घंटा तक सड़कें नापते रहने के बाद उसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। "साहब खाना लगाऊं?" लाउंज में दाखिल होने पर मुलाजिम ने उसे देखकर पूछा। "नहीं," उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। "रो-रो?" "नहीं।" वो रके बगैर वहां से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके वो कुछ देर बेमकसद इधर-उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शिवंकट निकालकर उसके अंदर से एक रेज़र ब्लेड निकाल लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल पर पड़ा हो अलियंप चला लिया और बेडरूम की ट्यूब लाइट बंद कर दी। रेज़र ब्लेड के ऊपर मौजूदा पेपर को उतार कर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में उसकी तेज धार को देखता रहा। फिर उसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई की रग को एक झटके से काट दिया। उसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर उसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाई बेड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपट पर गरकर उसमें जज्ब हो रही थी। उसका ज़हन जैसे किसी गहरी खाई में हो रहा था, जा रहा था। फिर उसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ ज़हन एक बार फिर झमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह समझ नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दें, मगर वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी, जब हड़बड़ाकर उठ बैठी। कोई है, इसका दरवाज़ा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वो सीम दरवाज़ा बजाते हुए बुलंद आवाज़ में इसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ है? क्यों चला रहे हो? दरवाज़ा खोलते ही उसने कुछ हवास-बाख्तगी के आलम में वसीम से पूछा, जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने उसे देखते ही फ़ौरा पूछा। हाँ, क्यों? वो मज़ीद परेशान हुई। बस, उसे लेकर मेरे साथ आ जाओ। वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खसकने लगी। चोचों ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है। अपनी कलाई काट ली है उसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे उसका। तुम मेरे साथ चलो। अमामा ने बेअख्तियार इत्मीनान भर सांस लिया। तुम्हारे उस दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की ये हरकतें करता फिरता। अमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। है, मैं तो उसे देखते ही भाग आया हूं। अभी वो होश में था। उसने मड़कर अमामा को बताया। वो होंगे दोनों अब आगे पीछे सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते। इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा। पहले तुम उसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं उसे कोई बहुत अच्छी कसम की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं उसने किसी चीज से कलाई काई है और जख्म कितना गहरा है। उसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, उसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फोन कॉल आई थी, जिस पर मुलाजिम उसे बुलाने के लिए गया, और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से बाहर निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, अमामा ने कुछ नाराजगी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सालार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर उसको झड़क दिया। फारगार्ड सीख, अपनी लांत मलामत बंद नहीं कर सकते तुम? उसकी हालत सीरियस है और तुम उसकी बुराइयों में मसरूफ हो। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लाउंज हैं। मैं पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा उसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रख गई। कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मेडल्स
और एक्ट्रेसेस की बड़ी-बड़ी अरियाँ तस्वीर में इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए अमामा को यूँ लगा जैसे वो तमाम लड़कियाँ हकीकी तौर पर उस कमरे में मौजूद हैं। उसका चेहरा सर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए ज़ख्मी के बारे में उसकी राय कुछ और ख़राब हो गई। वो तस्वीरें उसके किरदार हैं कि पस्ती का एक और सबूत थीं और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में उसके लिए वो तस्वीरें खासी, खुफ्त और शर्मिंदगी का बायस बन रही थीं। इन तस्वीरों से नज़रें चराते हुए वो तेज़ रफ्तारी से डबल बेड की तरफ आ गई, जहाँ सालार सिकंदर लेटा हुआ था। वसीम उसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था, जबकि इमामा का बड़ा भाई सालार की इस कलाई को बेडशीट के एक लुढ़के हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद सालार नशे में डूबे हुए किसी इंसान की तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वसीम और वहां मुलाजिमों से कुछ कह भी रहा था। इमामा के आगे बढ़ते ही उसके बड़े भाई ने उस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। उसके जख्म को देखो, मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने उसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते ही उसकी कलाई के गर्द लपटा हुआ को न हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नजर डालते ही उसे अंदाजा हो गया था। सालार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर अमामा मजबूती से कलाई के कुछ नीचे से उसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो। ये जख्म बहुत गहरा है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बीड़ बच करने से खून रग जाएगा। फिर तुम लोग उसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसने एक नज़र नीचे कारपेट पर जज्ब होते खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंड-बज निकालने लगा। सलार ने बेड पर लेटे-लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने बीट से कुछ फासले पर बैठी हुई उस लड़की और उसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्ताइल होकर उसने एक और झटके के साथ अपना हाथ उस लड़की के हाथ से आज़ाद कराने की कोशिश की। हाथ आज़ाद नहीं हुआ, मगर दर्द की एक तेज़ लहर ने बेख्तियार उसे कर अपने पर मजबूर किया था। उसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ था, जैसे उसकी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफ़ा हो, जाओ। कहाँ से? आगे? हो? उसने कुछ मुश्ताइल होकर लड़खड़ाते लहजे में कहा। ये मेरा कमरा है। तुम लोगों को अंदर आने की जुरात कैसे हुई? तुम? वसीम? तुम? दफ़ा हो जाओ। गेट लास्ट। जस्ट गेट लास्ट। बल्डी बास्टर्ड। उसने ब्लंट आवाज़ में मगर लड़खड़ाती ज़बान से कहा। अमामा ने उसके मुँह से निकलने वाली गाली को सुना। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला, मगर वो फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी रही। उसने वसीम से कार्टन लेके कराहते हुए सालार की कलाई के जख्म पर रख दी, जो हाथ को खींचने और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था। जो हाथ को खींचने और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था, और वसीम के हाथ से लेकर लिपेटना शुरू कर दिया। सालार ने धंधलाई हुई आंखों के साथ अपनी कलाई के गर्द किसी चीज की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और झंझलाहट के आलम में सालार ने अपने बाएं हाथ के जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़ाने की कोशिश की थी। धंधलाई हुई आंखों के साथ उसका आगे बढ़ने वाला अगली बार जब उसे होश आया तो वो एक प्राइवेट क्लैंक में मौजूद था। आंखें खोलकर उसने एक बार फिर अपने अर्ध गर्द देखने की कोशिश की। कमरे में उस वक्त एक नर्स मौजूद थी जो उसके पास खड़ी ड्रप को सही करने में मसरूफ थी। सालार ने उसे मुस्कुराते देखा था। वो इससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसका ज़हन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। दूसरी बार उसे कब होश आया, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर दूसरी बार आँखें खोलने पर उसने उस कमरे में कुछ शोना-सा चेहरे देखे थे। उसे आँखें खोलते देखकर मम्मी उसकी तरफ बढ़ आई थीं। "कैसा महसूस कर रहे हो तुम?" उन्होंने उस पर झुकते हुए बेताबी से कहा। "जस्ट फाइन।" सालार ने दौड़ खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि उसकी मम्मी कुछ और कहते, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया था। वो उसकी नब्ज चेक करने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर उसे ड्रप लगाई। सालार ने कुछ बीजारी के साथ ये कार्रवाइयां देखें। ड्रप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी से बातें करने लगा। सालार इस गुफ्तगू के दौरान छित को घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और उसकी बेगम अपना सिर पकड़े बैठे थे।
उनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद यह सालार सिकंदर की खुदकशी की चौथी कोशिश थी और उस बार वो वाकई मरते-मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताख़ीर हो जाती, तो वो उसे नहीं बचा सकते थे। सिकंदर और उनकी बीवी को मुलाजिम ने रात के 2 बजे सालार की खुदकशी की उस कोशिश के बारे में बताया था और वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर उसके बावजूद उनकी बेचैनी और इत्तराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता, ये आखिर इस तरह की हरकतें क्यों करता है? आखिर उस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का असर क्यों नहीं हुआ? इस्किंदर उस्मान ने दौरान सफ़र कहा, मेरा तो दिमाग फटने लगता है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? हर सहूलत, बेहतरीन तालीम हती कि बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है, जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मज़ाक बन गया हूँ मैं, उसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थे। हर वक़्त मीर अदम हल्क में इनकार आता है कि पता नहीं वो किस वक़्त की आकर गुज़रे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला है कि एक बार हम गाफिल हुए, भी हरकत कर गुज़रा है। तीबा ने अपनी आँखों में अमड़ते हुए आँसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों इसी तरह की बातें करते हुए कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सालार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। उन दोनों ही की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस हालत में उससे क्या कहीं। सालार को उनकी दिल्ली और ज़हनी कैफ़ियत का अच्छी तरह अंदाज़ा था और उनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन इन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। तहमुल, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिकंदर ने उस रात बड़ी मिजाजी से उसके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला किया है? तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने उसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, न खानदान की इज्जत का। सालार इसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम उन कोशिशों में कामयाब हो जाते, तो हमारा क्या होता? सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकशी की हर कोशिश के बाद वो उनसे उसी तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तीबा ने झंझलाकर कहा। वो उन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें। इस कदर शानदार मुस्तकबल है तुम्हारा और तुम अपनी है अहमकाना हरकतों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के अकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने उसे उसका अकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सालार ने बेअख्तियार एक जमाही ली। वो जानता था अब वो इसके बचपन से लेकर उसकी अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया। सालार ने कुछ इकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने उसकी बात काई। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सालार ने नाराजी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे? फजूल में बहस क्यों करते जा रहे हो? इस बार तीबा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई भी हरकत। सालार ने बेजारी से जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, न वो, न उनकी बीवी।